Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 2nd February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is, one of the following is antiplatelet drug. इनमें से कौन सी मेडिसिन एंटीप्लेटलेट ड्रग का एग्जाम्पल है? डिगॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एस्प्रिन, ड्यूबेटामाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्प्रिन। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स या एंटीप्लेटलेट एजेंट्स वह सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी में मौजूद प्लेटलेट्स को या तो इनएक्टिवेट कर दें या फिर डिस्ट्रॉय कर दें ताकि उनसे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो पाए। इसके एग्जाम्पल्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है एस्प्रिन और दूसरे नंबर पर आता है क्लोपिडोग्रिल। ये दोनों ही चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें। इन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का इस्तेमाल ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, स्ट्रोक, हार्ट अटैक इस तरह की कंडीशंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन टू वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन या फिर सिंपोजियम। विच इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेक्चर मेथड। देखिएगा, लेक्चर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं नर्सिंग लेक्चर ले रहा हूं जहां पर मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूं। आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का फीडबैक नहीं दे रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर आप लाइव सेशन में होते, मैं क्वेश्चंस पुट अप करता, आप आंसर्स बताते, फीडबैक देते, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता। वन वे में सिर्फ एक ही आदमी बोलता है और सुनने वाला फीडबैक नहीं देता, सिर्फ सुनता है। जबकि टू वे कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेटर होता है वो अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है और रिसीवर फीडबैक भी देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टू वे कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो आप ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम आदि को बता सकते हैं। जबकि वन वे कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो टेलीविजन, रेडियो, स्पीचेस, लेक्चर्स, ये सभी वन वे कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शंस ऑफ कूफर सेल्स इज। इनमें से कूफर सेल्स का फंक्शन कौन सा है? फैगोसाइटिक, सिक्रेटरी, पिनोसाइटिक, एक्सक्रीटरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फैगोसाइटिक फंक्शन। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो कूफर सेल्स होती हैं ये आपके लीवर के अंदर पाई जाने वाली सेल्स हैं और ये एक फैगोसाइट की तरह काम करती है। फैगोसाइट की तरह काम करने का मतलब है, जब भी आपके शरीर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री लेता है तो इसे फॉरेन पार्टिकल मानकर आइडेंटिफाई करने के बाद एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कूफर सेल्स आर लाइक मैक्रोफेजेस who have the same functions like phagocyte. Next, most common cause of cirrhosis of liver. लीवर सिरोसिस का मेन कारण क्या है? यस, अल्कोहलिज्म। बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, अल्कोहल इंटेक करना लीवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूट्राइन एंड सर्विक्स रेशो आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद यूट्राइन कैविटी और सर्विक्स का रेशियो क्या हो जाता है? यस, इट इज 2:1। नेक्स्ट आपको बताना है पैथोजेनिसिटी टर्म का क्या मीनिंग होता है। पैथोजेनिसिटी। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। किसी भी पैथोजन की डिजीज कॉज करने की पावर पैथोजेनिसिटी है। डिजीज कॉजिंग पावर ऑफ एनी पैथोजन इज नोन एज पैथोजेनिसिटी। किसी भी रोगाणु की रोग पैदा करने की क्षमता पैथोजेनिसिटी कहलाती है। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पैथोजेनिसिटी किस डिजीज की होती है, तो आप बताएंगे विब्रियो कॉलेरा। याद रखिएगा, विब्रियो कॉलेरा जो कि कॉलेरा डिजीज कॉज करता है, हैजा डिजीज कॉज करता है, उसकी जो पैथोजेनिसिटी है यानी डिजीज प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। और इसी वजह से इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो सिर्फ 18 से 72 घंटे का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आप जानते हैं, शरीर में किसी इंफेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर इसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने का समय। तो विब्रियो कॉलेरा जैसे ही शरीर के अंदर एंट्री लिया, वहां से 18 से 72 घंटे के अंदर अंदर पर्सन को डायरिया शुरू हो जाएगा, यानी इसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। और एक बात और नोट करिएगा, जिस डिजीज की डिजीज कॉजिंग पावर ज्यादा होती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही कम होता है। हाई पैथोजेनिसिटी कॉजेज लो इंक्यूबेशन पीरियड, और जिसकी लो पैथोजेनिसिटी होगी उसमें इंक्यूबेशन पीरियड हाई होगा। जैसे कि एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी डिजीज कुष्ठ रोग का जो कॉज है ये बैक्टीरिया, इसकी पैथोजेनिसिटी कम है, रोग प्रोड्यूस करने की क्षमता कम है, तो ये शरीर में आने के बाद इसे अपने फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर कराने में 3 से 5 साल तक का समय लग जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे पैथोजेनिसिटी, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The committee, which was appointed in 1974 by the Government of India under the Ministry of Health and Family Planning for medical education and supporting manpower, is known as the 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन को सपोर्ट करने, मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? मुखर्जी कमेटी, मुदेलियर कमेटी, श्रीवास्तवा कमेटी या फिर चड्डा कमेटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। श्रीवास्तवा कमेटी 1974 के अंदर आई थी और इस कमेटी को मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष आया था? 69 में, 1881 में, 1950 में, 1947 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1969 के अंदर। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार किसी भी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन आपको 21 दिनों के अंदर अंदर करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिल्क मेड बाय द बॉडी द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज अ सर्टेन नेम, व्हाट इट इज? बच्चे के जन्म के बाद जो पहली बार ब्रेस्ट मिल्क बनता है उसे क्या कहा जाता है? लैक्टोज, एसिडोफिल्स, कोलेस्ट्रम या फिर इनमें से कोई नहीं?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रम। बच्चे की डिलीवरी के बाद मदर के ब्रेस्ट से जो फर्स्ट मिल्क निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये मिल्क बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है यानी थिक होता है और पीले रंग का होता है। ये ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, हेल्दी होता है, अच्छा माना जाता है। इसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए जो भी सब्सटेंस चाहिए होते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो बच्चे को डिलीवरी के बाद जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देनी चाहिए और उन्हें कोलेस्ट्रॉम पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जन्म के बाद पहले 3 से 4 दिन तक कोलेस्ट्रॉम का निर्माण होता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉम नॉर्मल मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलिन थेरेपी की। हमारे बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए बाहर से जो हम इंसुलिन लेते हैं, वो या तो सिंथेटिकली बनाया जाता है या फिर काऊ और पिग के पैंक्रियाज से तैयार किया जाता है। इंसुलिन का जो वाइल आता है उसमें टोटल 10 ml इंसुलिन होता है और 1 ml इंसुलिन को जब हम इंसुलिन सिरिंज के अंदर लोड करते हैं तो उसके ऊपर 100 यूनिट्स की मार्किंग होती है, यानी 1 ml 100 यूनिट्स में आप लोड कर सकते हैं। इंसुलिन को हमेशा रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए और इसे हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से लगाना चाहिए। इंसुलिन को आप 26 गॉज साइज की निडल से लगा सकते हैं। इंसुलिन की साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को आप अ, हमेशा रोटेट करते रहें, 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप देकर अगले लेवल डोज को लगाएं, क्योंकि एक ही जगह पर लगातार इंसुलिन लेने से लिपोडिस्ट्रोफी जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में यदि एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद हो तो हमारी बॉडी इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर रखती है और इमरजेंसी की सिचुएशन में इसे इस्तेमाल करती है। तो आपको बताना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है। यस, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। अब यदि ग्लाइकोजन से इमरजेंसी की सिचुएशन में ग्लूकोज में कन्वर्जन करना हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा। यस, इट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम प्रोटीन और फैट एक्सेट्रा। अगर हमारे शरीर में बिना कार्बोहाइड्रेट से यानी कि प्रोटीन और फैट से नई शुगर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। यस, इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। नंबर ऑफ सी शेप रिंग्स इन ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी विंड पाइप, इसमें कुल सी शेप की कितनी रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इसे कोलैप्स होने से बचाने के लिए होती हैं। यस, इट इज 16 टू 20, कुल 16 से 20। Phospholipid fluid which prevents the alveoli from drying out। हमारे लंग्स के एल्वियोलाइज को ड्राई होने से बचाने के लिए जो फॉस्फोलिपिड का बना फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। यस, इट इज सर्फेक्टेंट। इट इज सर्फेक्टेंट। द स्ट्रक्चर विच सेपरेट द thoracic cavity from abdominal cavity। उस स्ट्रक्चर का नाम बताएं जो कि thoracic cavity को abdominal cavity से सेपरेट करती है, अलग करती है। यस, इट इज डायफ्राम। डायफ्राम एक डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स मौजूद रहते हैं जबकि एब्डोमिनल कैविटी में
स्टमक, इंटेस्टाइन आदि ऑर्गन्स आते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हमें कितना समय लगता है, गैस को इन करने में और आउट करने में कितना समय लगता है। यस, रेस्पिरेशन के इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड और एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय। एडम्स एप्पल का निर्माण किससे होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, हायोइड बोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थायराइड कार्टिलेज से। एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय थायराइड कार्टिलेज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिकॉइड कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? क्रिकॉइड कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है तो क्या बताएंगे? यस, इट इज नोन एज सिग्नेट रिंग कार्टिलेज। नोट कर लीजिएगा, सिग्नेट रिंग कार्टिलेज। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एपिग्लॉटिस को और क्या कहा जाता है? यस, इट इज कॉल्ड लिड कार्टिलेज। लिड का मतलब होता है एक तरह से ढक्कन की तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर, जो कि आपके एयरवे के अंदर किसी भी फूड सब्सटेंस की एंट्री को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लीडरशिप स्टाइल्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन लीडरशिप स्टाइल का टाइप नहीं है? डेमोक्रेटिक, आइडियलिस्टिक, ऑटोक्रेटिक, लेजिज फेयर। The right answer is option B, idealistic. आइए सभी लीडरशिप स्टाइल को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की। इसे आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। नोट कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। इसके अंदर जो लीडर होता है वो अपने टीम मेंबर्स को साथ में लेकर डिसीजन बनाता है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन मेक लीडरशिप स्टाइल मानी जाती है। सेकंड, हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप की। इसे आप ऑथोरो ऑथोरिटेरियन स्टाइल भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ऑथोरिटेरियन। इसके अंदर जो डिसीजन है वो लीडर खुद लेता है, यानी वो अपने टीम मेंबर से किसी भी डिसीजन के लिए बात नहीं करता। वो सारी पावर अपने पास रखता है और जो भी डिसीजन लेना होता है वो खुद अपने मन से लेता है, किसी से नहीं पूछता। लास्ट में आता है लेजिस फेयर। इसे आप फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, इसके अंदर जो डिसीजन होता है वो उसकी टीम लेती है। यानी ये जो लीडरशिप स्टाइल है जस्ट ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल का ऑपोजिट होता है। यहाँ पर डिसीजन टीम के द्वारा लिया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, लीडरशिप की यहाँ पर 3 स्टाइल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है डेमोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप स्टाइल। इसे आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो डिसीजन है वो लीडर और उसकी टीम मिलकर लेती है, इसलिए इसे हम पार्टिसिपेटिव कहते हैं। सेकंड आती है ऑटोक्रेटिव। इसे आप ऑथो ऑथोरिटेरियन टाइप की लीडर स्टाइल कहते हैं। इसके अंदर जो डिसीजन है वो लीडर द्वारा लिया जाता है। और जो लास्ट है लेजिस फेयर, इसे आप फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। और ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पर डिसीजन टीम मेंबर्स के द्वारा आपस में सलाह करके लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज नॉट द वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा डिजीज वायरल डिजीज नहीं है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है? हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, HIV, चिकन पॉक्स। The right answer is option C, HIV disease। हेपेटाइटिस बी, मीजल्स और चिकन पॉक्स ये सभी वायरस द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशंस हैं, जबकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एक बैक्टीरियल डिजीज है और इस बैक्टीरिया के कारण मेनिंजाइटिस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, निमोनिया, अर्थराइटिस आदि कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम की। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल 8.5 से 11 mg/dl होता है, या फिर इसे आप 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कह सकते हैं। कैल्शियम सेकेंड मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैशन के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम की मात्रा को पैराथायरॉइड हार्मोन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कैल्शियम के फंक्शंस की बात की जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम करते हैं और साथ ही साथ कार्डियक मसल्स में स्टिमुलेशन और डीपोलराइजेशन करवाते हैं। कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। अगर किसी वुमेन में मैग्नीशियम सल्फेट नामक मेडिसिन चल रही हो और इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम एज अ एंटीडोट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG? BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, BCG स्टैंड्स फॉर बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। ये एक लाइव वैक्सीन है जो कि टीबी डिजीज से हमें बचाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज्ड टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लॉटिंग प्रोसेस के दौरान प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है किसकी उपस्थिति में? सिंपली कहें तो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना किसकी प्रेजेंस में संभव हो पाता है? कैल्शियम आयन एंड फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैल्शियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिएगा, जो क्लॉटिंग प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और प्रोथ्रोम्बिनेज। जैसे ही हमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू करनी होती है, ब्लड क्लॉट बनाना होता है, तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण किया जाता है और इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को आप प्रोथ्रोम्बिनेज के नाम से भी जानते हैं। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और फिर ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ जुड़कर फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ब्लड क्लॉट बनता है और ब्लीडिंग रुकती है। ब्लड क्लॉटिंग का यदि फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप बताएंगे फिब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBS के प्रोग्राम इंक्लूड एज ग्रुप्स। RBS के प्रोग्राम में किस उम्र के लोगों को इंक्लूड किया जाता है? 18 से कम, 18 से ज़्यादा, 0 से 28 दिन या फिर 1 से 3 साल? RBS के प्रोग्राम किस उम्र के लोगों के लिए है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। RBS के प्रोग्राम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। RBS के प्रोग्राम राजस्थान CHO एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली रिवाइज कर लें। RBSK का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
और इसके अंदर जो बेनिफिशियरी ग्रुप है वो 0 से 18 साल की उम्र के बीच का होता है। इस योजना का जो टारगेट है वो है किसी भी डिजीज को उसकी अर्ली स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई करना और जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करना यानी ट्रीटमेंट करना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन इज द मेन मोटो ऑफ दिस प्रोग्राम। आरबीएस के प्रोग्राम के अंदर 4D को कवर किया जाता है। यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि आरबीएस के प्रोग्राम में 4D के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, तो आप बता सकते हैं डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज, डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज। ये 4 चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी जो कि इसमें इंक्लूड की जाती हैं। डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसी डिजीजेस, developmental delay including disabilities. Take a screenshot for your revision. Next question. Episiotomy is best done and commonly practiced in. सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार की एपिसियोटोमी इस्तेमाल की जाती है? मीडियल, लैटरल, मीडियोलैटरल या फिर जे शेप? सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिसियोटोमी होता क्या है। एपिसियोटोमी डिलीवरी प्रोसेस के दौरान बच्चे को डिलीवर कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसीजर है। इसमें वुमेन के वल्वल आउटलेट में कट लगाकर वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा किया जाता है ताकि बच्चे का इजीली बर्थ करवाया जा सके। वल्वल आउटलेट का साइज बढ़ाने के लिए वहां के मसल्स को काट कर ओपनिंग बड़ी करना एपिसियोटोमी प्रोसेस है। और इस तरह के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला टाइप है मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वुमेन है जो कि सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटी है या लिथोटोमी पोजीशन के अंदर लेटी है और इसमें डिलीवरी होने वाली है। ये इसकी वेजाइनल ओपनिंग है और ये उसकी एनल ओपनिंग है। तो अगर डिलीवरी के दौरान वल्वल आउटलेट को आपको बड़ा करना है, एपिसियोटोमी करनी है, अगर आप वेजाइना के लास्ट पोल से लेकर एनस के बीच सीधा कट लगाते हैं, तो इस प्रकार की जो एपिसियोटोमी होती है उसके अंदर उसे आप मीडियन एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं। इसे आप मीडियन एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं और इस प्रकार की एपिसियोटोमी के अंदर सबसे बड़ा रिस्क होता है कि एनाल स्फिंक्टर के अंदर इंजरी हो सकती है। सेकंड हम बात करते हैं लेटरल एपिसियोटोमी की। लेटरल एपिसियोटोमी के अंदर वल्वल आउटलेट या वेजाइना से एक तरफ कट लगाया जाता है जिसकी जो लेंथ होती है लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार की जो एपिसियोटोमी होती है उसके अंदर बार्थोलिन ग्लैंड में इंजरी होने की संभावना रहती है। ये आपके लेटरल टाइप हो गया। अब हम बात करते हैं मीडियोलैटरल टाइप की एपिसियोटोमी जो कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो इंसिजन लगाया जाता है वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड होता है मिड पॉइंट ऑफ फॉर्किटे से। यानी कि आप इसके अंदर इसे मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, इसे हम ग्रीन कलर से ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि आपने एपिसियोटोमी करना है और आप इसके लिए वेजाइना के नीचे वाले हिस्से से कट लगाना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ और बाहर की तरफ 2.5 सेंटीमीटर लंबा कट लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो एपिसियोटोमी की जाती है उसे आप मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं। 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनस, एनस से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया गया कट जो कि वेजाइनल ओपनिंग को ब्रॉड करे, मीडियोलैटरल टाइप की एपिसियोटोमी कहलाती है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। जे शेप टाइप की एपिसियोटोमी की बात की जाए तो इसमें कट कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, नीचे की तरफ और फिर बाहर की तरफ। देखने में ये जे जैसी स्ट्रक्चर बनती है, तो इसे हम जे शेप एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं। वेजाइना और एनस के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं उसे आप पॉकेटी मसल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एल्ड्रिट स्कोर किस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है।
यस, इट इज यूज्ड टू असेस लेवल ऑफ एनेस्थीसिया। किसी भी पर्सन के अंदर एनेस्थीसिया के लेवल के असेसमेंट के लिए एल्ड्रिट स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। एल्ड्रिट स्कोर। नेक्स्ट आपको बताना है मीजल्स वैक्सीन की डोज कितनी होती है और इसका रूट क्या होता है। प्रीवियस एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली। मीजल्स वैक्सीन एक लाइव एटीन्यूएटेड टाइप का वैक्सीन है जिसकी डोज 0.5 ml होती है और इसे सबक्यूटेनियस रूट द्वारा राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। मीजल्स वैक्सीन की पहली डोज जो है, मीजल्स वैक्सीन की जो डोज है वो 9 मंथ्स की एज पर लगाई जाती है। और याद रखिएगा, मीजल्स वैक्सीन के कारण टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किस वैक्सीन के बाद हो सकता है, तो आप बताएंगे मीजल्स वैक्सीन के बाद। Next question. GB syndrome is side effect of which vaccine? GB syndrome इनमें से किस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है? यस, इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन जीबी सिंड्रोम कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Projectile vomiting is a clinical feature of which gastrointestinal condition? इनमें से किस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती है? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। The right answer is ऑप्शन सी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर किसी क्लाइंट के स्टमक से फूड आगे इंटेस्टाइन में ना जा पाए ड्यू टू नैरो ओपनिंग, तो ये चीज पाइलोरिक स्टेनोसिस है। अगर फूड कंटेंट आगे नहीं पास हो पाएगा तो इसका स्टमक के अंदर एक्यूमुलेशन होगा और फिर यहाँ इसका प्रेशर बढ़ेगा और इस कंडीशन में जो बच्चा है बहुत ही तेजी से वॉमिटिंग करता है। इसे ही आप प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं, जो कि कई फीट तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल ऑफ डाइवोर्स। मसल ऑफ डाइवोर्स किसे कहा जाता है? यस, इट इज लैटरल रेक्टस। लैटरल रेक्टस मसल को मसल ऑफ डाइवोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A child is not giving his toys to another. This type of play is. एक बच्चा अपने खिलौने, अपने टॉयज किसी और बच्चे के साथ शेयर नहीं करता, उसे खेलने के लिए नहीं देता, तो ये किस प्रकार का प्ले है? पैरेलल, ग्रुप, सोशल या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पैरेलल प्ले। जब बच्चे की उम्र 1 से 3 साल के बीच होती है, यानी बच्चा जब टॉडलर एज के अंदर होता है, तो वो अपने आसपास खेल रहे दूसरे बच्चों के पास तो जाता है, लेकिन उनके साथ नहीं खेलता, या यूं कहें कि अपने टॉयज उनके साथ शेयर नहीं करता। ये पैरेलल प्ले का एग्जाम्पल माना जाता है। आइए रिमेनिंग प्लेस की भी बात कर लें। किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्ले बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। टोटल 5 प्रकार के प्लेज होते हैं जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 से 1 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो प्ले होता है उसे हम सॉलिटरी या ऑनलुकर्स या सोशल अफेक्टिव प्ले के नाम से जानते हैं। इन्फेंट्स के लिए सॉलिटरी, ऑनलुकर्स, सोशल अफेक्टिव प्ले। फिर 1 से 3 साल तक के बच्चे जिन्हें टॉडलर कहते हैं, उनके लिए पैरेलल प्ले या थेराप्यूटिक प्ले। फिर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री स्कूलर जिन्हें कहा जाता है, एसोसिएटिव या कोऑपरेटिव प्ले। और फिर 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए इन्हें स्कूल एज कहा जाता है
और कम्पिटिटिव प्ले विथ रूल्स एंड रिचुअल्स, और 9 से 19 साल तक की उम्र के बच्चे जिन्हें एडोलेसेंट कहा जाता है, उनका जो प्ले है वो गेम्स और एथलेटिक्स विथ स्ट्रिक्ट रूल्स है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which disease is not transmitted mainly by fecal-oral route? इनमें से कौन सा डिजीज फीको ओरल रूट से नहीं फैलता? मीजल्स, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, एंट्रिक फीवर। The right answer is option A, measles. मीजल्स डिजीज ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है, जबकि कॉलेरा, हेपेटाइटिस और एंट्रिक फीवर यानी टाइफॉइड ये सभी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले मेजर एंजाइम का नाम आपको बताना है। ट्रिप्सिन, एमिनो पेप्टाइडेज, पेप्सिन या फिर डाइपेप्टाइडेज। The right answer is option A, trypsin. Trypsin is a major protein digestic enzyme present in pancreatic juice. Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.